बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एडवांस्ड एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल का 5th लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बात आप लोग जानते हैं कि हम एंड ऑफ द पाइप जो पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और खासकर जो क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है या पार्टिकुलेट मैटर बेस्ड जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे हैं उनके न सिर्फ फंडामेंटल्स बल्कि उनकी जो डिज़ाइन कॉन्सिडरेशंस हैं, और फिर उनको डिज़ाइन करने के लिए जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी न सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि उनके बारे में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये थर्ड डिवाइस है जो कि पार्टिकुलेट मैटर बेस्ड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर स्टेशनरी सोर्सेज से। और इससे पहले हम ग्रेविटी जो सेपरेटर्स हैं वो यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स हैं वो हम यूज़ कर चुके हैं, तो उनके बारे में तफसीलन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स हैं उनकी तो उसके लिए तो बाकायदा हमने जो डिज़ाइनिंग है वो भी आप लोगों ने वो भी परफॉर्म की है एक्सेल बेस शीट के लिए। जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं ताकि जो ऑप्टिमम डायमीटर है या साइज कॉन्फ़िगरेशंस है वो ने डिज़ाइन करके मुझे सेंड की है, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स हैं, इनमें ग्रेविटी एज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम, ग्रेविटी जो सेपरेटर है इसमें जो डोमिनेंट फोर्स है जिसके ज़रिए से हम जो फ्लू गैसेस किसी भी कंबस्शन प्रोसेस के ज़रिए से आ रही होती हैं उनमें से हम पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और जो कि एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे जो है हम या कंट्रोल फोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर है, अगेन इसका जो नेम है वो इंडिकेट करता है कि इसमें हम पार्टिकुलेट मैटर को मेन जो गैस स्ट्रीम है उसमें से ये जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं उनमें से रिमूव करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक। अब ये भी बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स जो हैं ये मेन पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के तौर पे यूज़ नहीं होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है उसको यूज़ करते हैं जो कि निस्बतन वीक फोर्सेस हैं, और इसके ज़रिए से सिर्फ जो मैक्रो साइज़ के पार्टिकल्स हैं या पार्टिकुलेट मैटर है वो रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक। जबकि अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आप लेक्चर 1 को रिकॉल करें तो उसमें जो ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्स कॉज़ करते हैं पार्टिकुलेट मैटर वो फाइनर साइज़ के हैं। लिहाज़ा ग्रेविटी सेपरेटर्स और सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स मैक्रो जो पार्टिकल्स हैं उनको तो रिमूव कर देते हैं लेकिन माइक्रो को जो है उनको रिमूव नहीं करते। अगर हम इनकी जो ओवरऑल गैस स्ट्रीम जा रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है और जिसमें से हम पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करते हैं उसकी कंपोजिशन की बात करें तो अगर हम मास बेस कंपोजिशन की बात करें तो उसकी जो मेजर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मैक्रो पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर नंबर टर्म्स में बात की जाए तो वो माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा उसमें तादाद वाइज़ पाए जाते हैं। चूँकि माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं वो रेस्पायरेबल हैं, मीन्स के आपके लंग्स में जा सकते हैं, इसके उसके जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा हैं। चूँकि ये दोनों डिवाइसेज़ ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स उनको रिमूव नहीं कर सकते, लिहाज़ा हम इनको प्री क्लीनर के तौर पे यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर जो मेन पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के तौर पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो है वो फिर जो रिमेनिंग मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी रिमूव करते हैं, और इसके अलावा जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनको खासकर ये रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं, ये हम तफसीलन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर ईएसपीज़ के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि ईएसपी हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए चूँकि हम इसमें इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यूज़ करते हैं पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए, ठीक हो गया।
और जो पार्टिकुलेट मैटर रिमूव किए जाते हैं वो अ, उसमें डस्ट है, स्मोक है और फ्यूम्स वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है? और इसमें आमतौर पे इसका प्रिंसिपल ये है कि अ, इसमें जो गैस स्ट्रीम के लिए एक पैसेज बनाया जाता है, जिस पैसेज की जो 2 वर्टिकल वॉल्स हैं, वो 2 प्लेट के ऊपर मुहैयत होती हैं, ठीक है? और उन प्लेट के जो इब्तदाई साइड्स हैं, जिस साइड से गैस इनलेट दाखिल हो रही होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स या प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं उस गैस के ऊपर। और वो इलेक्ट्रॉन्स गैस के अंदर मौजूद गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आयोनाइज़ कर देते हैं। उनके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो चार्ज ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बल्कि जो गैस के चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो गैस के अंदर मौजूद जो पार्टिकुलेट मैटर है, उसके साथ स्टिक कर जाते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक? अब ये जो मैंने प्लेट्स की बात की और जो कि वर्टिकल वॉल्स की का काम कर रही होती हैं, वो ऑपोज़िटली चार्ज होती हैं। मीन्स कि अगर जो पार्टिकुलेट मैटर है, उसको आपने नेगेटिवली चार्ज किया है, तो प्लेट्स जो हैं, कलेक्शन प्लेट्स वो पॉज़िटिवली चार्ज होंगी और अगर जो पार्टिकुलेट मैटर है, उसको पॉज़िटिवली चार्ज किया है, तो प्लेट्स जो है वो नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर होगा। तो इस तरह जब वो जब ये पार्टिकुलेट मैटर चार्ज हो जाते हैं, तो नेक्स्ट ये उन कलेक्शन प्लेट्स में से गुज़रते हैं और जिनके दरमियान पैसेज बना होता है। चूँकि प्लेट्स ऑपोज़िटली चार्ज होती हैं, लिहाज़ा वो उनके साथ स्टिक कर जाते हैं और इससे जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो गैस स्ट्रीम में से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है? अब इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। एक तो मैंने एक को डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। वो प्लेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं या बम्बार्डमेंट करते हैं गैस के ऊपर, ठीक है? और या वायर की सूरत में हो सकते हैं, ठीक है? जबकि दूसरे जो वो कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स उन्हें बोलते हैं और ये आमतौर पे प्लेट्स ही होती हैं या ट्यूब्स और पाइप्स हो सकते हैं ये, ठीक? और फिर वो जो कलेक्टेड पार्टिकुलेट मैटर हैं, उनको रिमूव कर लिया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज़्म्स, ठीक है? अब आप देखें कि पार्टिकुलेट मैटर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के ज़रिए से रिमूव किया जा सकता है, उसका साइज़ 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक वैरी करता है, ठीक है? मीन्स कि दोनों तरह के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, वो इसके ज़रिए से रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक? और इसकी आमतौर पे जो एफिशिएंसी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की वो मोर देन 99% है। मोर देन 99% मीन्स कि आमतौर पे इसकी जो अचीवेबल एफिशिएंसी है वो 99.5% है। लेकिन आजकल ऐसे प्रेसिपिटेटर्स भी अवेलेबल हैं ईएसपीज़ जो कि 99.9% एफिशिएंसी जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा 100% रिमूव करना चाहेंगे, तो उससे फिर इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक? और चूँकि इसमें हाई वोल्टेज वगैरह जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है चूँकि पार्टिकल को चार्ज करना पड़ता है, तो इसलिए वो उसकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। और अब आप देखें कि 99.5 से 99.9 पर का जो डिफ़रेंस है वो तकरीबन 0.4 का है। 0.4 ठीक है, ये अगर परसेंटेज के हिसाब में देखें तो 4% का डिफ़रेंस है। तो ये 4% जो है इसमें जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो तकरीबन 80% आ जाते हैं। ठीक हो गया जी? और मीन्स के अगर आप 99.5% पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करते हैं, तो उसमें जितना भी आप मटेरियल रिमूव करेंगे, उसमें सिर्फ 20% माइक्रो पार्टिकल जो है वो रिमूव होंगे। लेकिन अगर आप उसकी 0.4 जो है या 4% एफिशिएंसी और बढ़ा देते हैं कि उसमें पार्टिकुलेट मैटर रिमूव हो जाए मज़ीद, 4% मज़ीद रिमूव होए, तो वो जो एडिशनल 4% रिमूव हुआ है, उसमें माइक्रो पार्टिकल्स 80% होते हैं, ठीक? मैक्रो के साथ। तो आप देखेंगे कितना जो है हाई एफिशिएंसी जो है इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की होती है। अब अगर आपको इसका तारुफ करवाया जाए, तो ये आप देख सकते हैं फिगर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ठीक है जी? इसका ये जो लेफ्ट साइड है, इस पे इनलेट है जहाँ से गैसेज़ कंबशन प्रोसेस में से गुज़रते हुए इसमें दाखिल होती हैं और इनमें आगे फिर चार्जिंग मैकेनिज़्म है जिसमें डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं या पॉज़िट्रॉन की।
और ऑपोजिटली चार्ज फिर नेक्स्ट जो प्लेट्स होती हैं वो उन पे वो अकोमोलेट हो जाते हैं। फिर उनको डिफरेंट मैकेनिज़्म के ज़रिए हैमरिंग के ज़रिए से या वाइब्रेशन के ज़रिए से या वाटर के ज़रिए से उनको रिमूव किया जाता है। जो कलेक्टेड मटेरियल है, पार्टिकल वो नीचे यहाँ पे हॉपर में आ जाते हैं और यहाँ से इन्हें रिमूव कर लिया जाता है और जो क्लीन गैस है वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है? स्टेक के ज़रिए से या चिमनी के ज़रिए से। अब यहाँ से इसके जो साइज़ है शायद उसका अंदाज़ा ना हो रहा हो तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, इस फिगर से। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है लेकिन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में है। और ये जो फिगर है इसका आप ये यहाँ देखिए कि ये नीचे साइड पे ये जो ग्रीन राइट साइड है और बॉटम राइट साइड, ये ग्रीन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उससे आगे ये हट बनी हुई है। और हट का जो डोर है वो आप देखें कि ये डोर साइज़ क्या है, जिसमें से एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो गुज़र सकता है और उसके मुकाबले में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो साइज़ है वो चेक करें ज़रा, ठीक? तो दे आर वेरी मैसिव इन साइज़, लेकिन इनका साइज़ जो है वो वेरी करते हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज़ टू लार्ज साइज़, ठीक है? और ये ऊपरी जो साइड है, ये हॉपर जिसे बोलते हैं, उसको अगर ओपन किया जाए तो अंदर से ये इस तरह से नज़र आएगा और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर, ठीक है? और इसकी अगर कट शॉट आपको दिखाई जाए, तो ये इनलेट साइड है, इनलेट होल्डर से बोलते हैं। और ये एस्केपिंग इसकी जो केसिंग है लेफ्ट और राइट साइड की, ठीक है? ये टॉप साइड पे इसका रूफ है और ऑपोज़िट साइड पे जो है वो आउटलेट है और बॉटम पे इसके जो है वो हॉपर्स हैं, जबकि इसके अंदर जो है वो सारी वो प्लेट्स हैं। वायर्स भी हो सकती हैं और प्लेट्स भी हो सकती हैं या प्लेट्स ही का मैकेनिज़्म हो सकता है जिसमें डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं और कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक? और बाकी इसकी जो फर्दर तफ़सील है कि इसको डिफरेंट नेम्स जो हैं वो दिए जाते हैं इन प्लेट्स को ग्रुप्स के हिसाब से, तो वो नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं इनकी 5 जनरल टाइप्स जो हैं वो एग्ज़िस्ट करती हैं और 5 जो जनरल टाइप्स हैं वो आमतौर पे इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उस पे जो है वो डिपेंड करती हैं। ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अवेलेबल हैं। और ये जो 5 इनकी टाइप्स हैं ये एक तो इस वजह से है कि हम स्पेसिफिक जो टाइप है पार्टिकुलेट मैटर की उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर भी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो बेस करती है और वो डिपेंड करता है कि फ्यूल आप कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और कोल में से जो एमिशंस हैं उसमें से पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करना है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए में से एमिशन जो है वो रिमूव करने हैं। ठीक है? या इस तरह आपने चूँकि पार्टिकुलेट मैटर आमतौर पे 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी जो है सॉलिड है और सेकेंडरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है। या ना भी हो तो वो 2 टाइप्स के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो भी कंबशन प्रोसेस से एमिट होते हैं पार्टिकुलर सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में भी अगर आपने रिमूव करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो ट्यूब टाइप जो है प्रेसिपिटेटर इस्तेमाल होते हैं, जबकि सॉलिड फॉर्म के लिए वो बाकी जो अदर टाइप्स हैं वो यूज़ हो सकती हैं। ठीक? इसके अलावा जो कलेक्टेड मटेरियल होता है जो कलेक्शन प्लेट्स के ऊपर, वहाँ पे भी रिमूव करने के उसको हॉपर में लेके जाने के लिए 2 मैकेनिज़्म है, एक ड्राई मैकेनिज़्म है और दूसरा वेट। इसके ऊपर भी जो है टाइप्स जो है वो बेस करती हैं, डिपेंड करती हैं, ठीक? और अब जो सेकंड क्राइटेरिया है कंट्रोल एक्शन के बाद वो है जी इकोनॉमिक रीज़न्स हैं कि सर चूँकि इनको ईएसपीज़ को जो है वो साइट कंडीशंस के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, कि जिस इंडस्ट्री में इंस्टॉल करना है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो इसलिए इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि उनकी लिए जो प्रपोज़ करेंगे ईएसपी का डिज़ाइन, वो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या इकोनॉमिक फिज़िबिलिटी है वो वेरी करती है, ठीक है? तो इकोनॉमिक फिज़िबिलिटी की बेसिस पे भी आप ना सिर्फ़ इसकी जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं बल्कि इसका जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक? तो 5 टाइप्स में से जो पहली टाइप है वो आप कह सकते हैं कि ट्यूब टाइप है प्रेसिपिटेटर्स। उसके बाद फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट के बाद प्लेट वायर है और फिर उसके बाद वेट प्रेसिपिटेटर्स हैं। अब जो वेट प्रेसिपिटेटर्स हैं ये जो 3 मैंने टाइप्स बताई हैं, इसमें ट्यूबुलर है, फ्लैट प्लेट है या प्लेट वायर है। इन
ये तीनों ड्राई भी हो सकते हैं और वेट भी हो सकते हैं, ठीक? इसके अलावा जो थोड़ा-सा यूनिक है वो फिफ्थ टाइप है और वो है ये टू स्टेज प्रेसिपिटेटर, ठीक? और वन बाय वन मैं इनको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो ट्यूबुलर टाइप है आमतौर पे इनमें सर्कुलर ट्यूब्स, रेक्टेंगुलर ट्यूब्स या हेक्सागोनल शेप की पेंटागन शेप में, ठीक है? या जिन्हें हनीकॉम्ब शेप में बोलते हैं, वो ट्यूब्स हो सकती हैं। और जो ट्यूब है बज़ाते खुद उसकी जो वॉल्स हैं, उसका जो इनर वॉल की जो इनर सरफेस है, वो कलेक्शन सरफेस के तौर पे या कलेक्शन इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल होती है। जबकि इस ट्यूब का जो सेंट्रॉयड है या सेंटर आप बोल सकते हैं सॉरी, उसके जो आप कह सकते हैं कि ट्यूब के मिडल में से जो है एक वायर गुज़ारी जाती है और वायर जो है वो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करती है और जो कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करती है और जो गैस है वो ट्यूब में से गुज़रनी है और जब वो ट्यूब में से गुज़रेगी तो वो उस वायर के साथ में से जितने भी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होंगे तो वो उसको आयोनाइज़ करेंगे। और जिससे कि जो पार्टिकुलेट मैटर उसके अंदर मौजूद है वो चार्ज होगा और ट्यूब की जो वायर की इनर साइड है या वॉल्स की इनर साइड है सॉरी वॉल्स की जो इनर साइड है उसके साथ वो स्टिक कर जाएँगे। अब ये जो वेट प्रेसिपिटेटर्स हैं सॉरी जो ट्यूब टाइप प्रेसिपिटेटर्स हैं ये आम तौर पर जो वेट पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें कि टार आ जाती है, ठीक है? इसके अलावा ये आयरन और स्टील सिंटर प्लांट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं और ठीक है जी। और इसके अलावा जो आपकी है अ, फ्यूल रिफाइनरीज़ जो हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं, वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। और वहाँ पे इनका इस्तेमाल जो है वो कैटालिस्ट जो मटेरियल्स हैं, उनको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक? अब इनके आमतौर पे जो साइज़ है वो स्मॉल होते हैं, राइट? जो ट्यूब टाइप प्रेसिपिटेटर्स हैं। अब नेक्स्ट है जी फ्लैट प्लेट प्रेसिपिटेटर्स और इनका जो साइज़ है वो भी स्मॉल है। आप देख सकते हैं कि इनका जो जिस कितने जो गैस है 500 टू 50 टू 10 टू 100 जो क्यूबिक मीटर पर सेकंड जो फ्लो है उसको अकोमोडेट कर सकते हैं या उसमें से जो है वो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया और अगर एफपीएस सिस्टम में देखें तो ये तकरीबन 100,000 से लेकर 200,000 एक्चुअल क्यूबिक फीट पर मिनट जो है उस फ्लो को अकोमोडेट कर सकते हैं। अब फ्लैट प्लेट में आम तौर पे इसमें जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, वो भी प्लेट्स हैं और जो कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं, वो तो सभी जो प्रेसिपिटेटर्स हैं, ईएसपीज़ हैं, उनमें वो प्लेट्स प्लेट्स ही होती हैं। अब ये यूनिक इसलिए है कि इसमें जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं, वो भी प्लेट्स ही हैं। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि जो अ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जब बॉmbardment करेंगे, उसमें से करेगा वाइड्स से इलेक्ट्रोड्स की कलेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा और जितना यूनिफ़ॉर्म होगा कलेक्शन जिसमें उस सारे एरिया में जिसमें से कि गैस ने गुज़रना है, तो उतने ही ज़्यादा पार्टिकल जो है वो रिमूवल एफिशिएंसी आएगी। अब जब प्लेट जो है बेस्ड डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, तो उससे जो है वो ना सिर्फ़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड डेवलप होगा वो यूनिफ़ॉर्म होगा, बल्कि जो स्ट्रेंथ है वो भी तकरीबन सेम रहती है। उसमें वेरिएशन कम आती है, तो इसलिए जो है वो इसकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। ठीक हो गया। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जैसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी कि किसी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है कि वो कितना जो है इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने की अलाउ करता है। इसी तरह से जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी का ऑपोजिट है कि मटेरियल जो है वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक।
तो आम तौर पे वो पार्टिकल्स जैसे कि फ्लाई ऐश है, उसके पार्टिकल्स जिसका साइज़ 1 टू 2 माइक्रोमीटर है, जो जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हाई होती है, उनको रिमूव करने के लिए भी फ्लैट प्लेट प्रेसिपिटेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है? और और इसका एक और अरेंजमेंट है जो फ्लैट प्लेट प्रेसिपिटेटर्स हैं, वो ये कि एक तो मैंने बताया कि जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लेट की सूरत में हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि इनमें फ्लैट प्लेट में जो कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके जो एजेस हैं ना, ख़ासकर इनके अपस्ट्रीम पे भी हो सकती हैं, मीन कि जिस साइड से गैस आ रही है, वहाँ पे जो प्लेट के जो एजेस हैं, वहाँ पे नीडल्स प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है। और नीडल्स ही जो है वो इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि सेम प्लेट्स जो कि कलेक्शन इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ होती हैं, वही जो है वो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड का काम भी करती हैं। और इसके जो एडवांटेज है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक हो गया। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कॉमन, जिसको हम बैक कोरोना बोलते हैं। ठीक हो गया। वो जो वायर जो प्लेट टाइप प्रेसिपिटेटर है उसके केस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तफ़सीलन। तो वो इसमें मिनिमम होता है या बहुत कम होता है। ठीक हो गया। और तो इसलिए इसमें जो है जो लॉसेस हैं वो निस्बतन कम होते हैं। ठीक हो गया। और एक इनका डिसएडवांटेज वो ये है कि इनमें जो है वो जो कलेक्शन प्लेट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम होता है, स्मॉल होता है। अब चूँकि जब पार्टिकुलर मैटर प्लेट्स के ऊपर कलेक्ट होता है तो उनको एक लेयर की फॉर्म में रखना पड़ता है। और लेयर को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि ख़ासकर तब जबकि वो लेयर की जो थिकनेस है वो 1/8 इंच से लेकर 1/4 इंच तक हो जाए, तो फिर उसे रिमूव किया जाता है। और रिमूव करने के लिए ये इंश्योर किया जाता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो कलेक्टेड पार्टिकुलेट मैटर हैं, वो लेयर की फॉर्म में ही नीचे हॉपर में मूव करें। तो चूँकि करंट लो होता है और लेयर को मेंटेन रखने के लिए उसमें से भी करंट गुज़ारा जाता है। अब करंट लो होने की वजह से जब उसे रिमूव किया जाता है, जिसे रैपिंग बोलते हैं, तो उसकी सूरत में कुछ जो पार्टिकुलेट मैटर है वो दोबारा से जो गैस फ्लो कर रही होती है जिसमें से आप पार्टिकुलेट मैटर रिमूव कर रहे होते हैं, वो दोबारा उसका हिस्सा बन जाता है, जिसको री-एन्ट्रेनमेंट बोलते हैं। तो ये इसमें कुछ लॉसेस जो हैं वो ज़रूर होते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट इनकी आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है, ये फ़ोटो, ये ट्यूब टाइप जो ईएसपीज़ हैं उसको शो कर रहे हैं। और ये वर्टिकल ट्यूब है और इसके इनसाइड जो है वो ये हॉलो है। और इस ट्यूब की जो इनर वॉल्स हैं वो जैसे भी कि मैंने बताया कि वो कलेक्शन इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। और इसी ट्यूब के मिडल में से एक वायर गुजरती है जो कि डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल होती है। और ये नीचे हॉपर बना हुआ है, ठीक है? और इसको आम तौर पे इसमें से जो पार्टिकुलेट मैटर है एक्यूमुलेटेड, उसको रिमूव करने के लिए वाटर यूज़ किया जाता है। पानी इसमें से ट्यूब के अंदर से बहा दिया जाता है। कॉन्टिन्यूअसली भी बहाया जा सकता है और इंटरमिटेंटली भी कुछ टाइम के बाद, जिससे कि जितना भी एक्यूमुलेटेड मटेरियल होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है हॉपर के अंदर। ओके जी। और नेक्स्ट है जी प्लेट वायर प्रेसिपिटेटर्स। ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं और आम तौर पे लार्ज स्केल एप्लीकेशंस जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, और ख़ासकर जो कोल फायर्ड बॉयलर्स हैं, सीमेंट किलन्स में, और इसके अलावा सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर्स जो हैं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और मीन्स के उनमें से जितना भी फ्लू गैसेज़ जो हैं या एमिशन गैसेज़ हैं उसमें से पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पेपर मिल रिकवरी जो बॉयलर्स हैं उसमें भी इस्तेमाल होते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी इसमें भी इस्तेमाल होते हैं, सिंटर प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इनके यूज़ेस हैं। फर्नेसेस में जैसे ग्लास फर्नेस है वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और कोक ओवन बैटरीज़ वगैरह वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया? अब इनका जो कंपोज़िशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि जैसे गैस जो है वो डिस्चार्ज होगी, तो वो ईएसपी में दाखिल होगी। अब ईएसपी की कंपोज़िशन कुछ इस तरह से है जैसे वो इसका ये जो तस्वीर मैंने पीछे दिखाई है आपको फिगर्स,
उनमें कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं और कलेक्शन इलेक्ट्रोड के साथ पैरेलल में ही जो वर्टिकल वायर्स हैं वो प्रोवाइड की हुई होती हैं, ठीक है? और सपोज़ कि 1-2 पैरेलल प्लेट्स लगा दी गई हैं, सपोज़ वो 10 मीटर्स की हैं या 6 मीटर उनकी लेंथ है। तो उन 6 मीटर में तकरीबन हर 2 मीटर के बाद जो है वो जो वायर्स हैं वर्टिकली वो लगाई जाती हैं। वायर के नीचे वेट होता है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, हाई वोल्टेज करंट। और वो जो वायर्स हैं वो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड हैं और जो प्लेट्स हैं वो कलेक्शन प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स आपस में पैरेलल होती हैं और जैसे ही गैस में से गुज़रती है तो अ अ, वो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो चार्ज होता है गैस मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से, जो कि आयनाइज़ हो चुके होते हैं इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से। और फिर जैसे-जैसे पार्टिकुलेट मैटर गैस स्ट्रीम में फ्लो करता है, तो उसका चार्ज जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है प्लेट की तरफ, तो इस तरह से वहाँ पे स्टिक कर जाता है। अब चूँकि जो प्लेट वायर है, प्रेसिपिटेटर्स इसमें पैरेलल में जो है वो सेम अरेंजमेंट जो हैं वो की जा सकती हैं। जैसे कि 2 प्लेट्स का एक अरेंजमेंट हो गया, फिर साथ में और इसी तरह 2 प्लेट्स का, इसी तरह से और 2 प्लेट्स का अरेंजमेंट किया जा सकता है। चूँकि इसमें मल्टीपल अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं और हर इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैकेनिकल फ़ील्ड या सिंपली हम इसे फ़ील्ड बोलते हैं, ठीक हो गया? और फ़ील्ड जो है मल्टीपल फ़ील्ड्स चूँकि बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये गै ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस है उसको क्लीन या ट्रीट कर सकते हैं या उसमें से पार्टिकुलेट मैटर रिमूव कर सकते हैं। और इसलिए लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो है आमतौर पे इसमें जहाँ पे लार्ज स्केल एप्लीकेशंस हो या रिमूवल आपको चाहिए, तो वहाँ पे फ्लैट प्लेट प्लेट वाइप प्रेसिपिटेटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी। और अब देखें कि मैंने बताया कि अगर 6 मीटर लेंथ की प्लेट्स हैं जो कि कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं, तो उनके दरमियान 2-2 मीटर्स की फासले पे सपोज़ के जो वायर्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की कंपार्टमेंट करती हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो अगर 3 है डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं हर प्लेट के साथ, तो अब इनको जो टोटल प्लेट्स हैं, हम आप इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब एक जो प्लेट है मीन्स के 2 प्लेट की मुकम्मल अरेंजमेंट जिनकी लेंथ 6-6 मीटर है और उनमें 3 जो है वो एक प्लेट के साथ इलेक्ट्रोड है, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड, 3 दूसरे के साथ। ये सारा एक जो अरेंजमेंट है इसको हम फ़ील्ड बोलते हैं या मैकेनिकल फ़ील्ड। और अब 3 वायर्स हैं हर प्लेट के साथ, तो इसलिए हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया? और अब ये जो सेक्शन है इसको हम सेक्शन भी बोलते हैं, 3 सेक्शंस हैं या इसको बस सेक्शंस भी बोलते हैं। ठीक हो गया? बस सेक्शन कोई भी ऐसा अरेंजमेंट है 2 प्लेट्स और मीन्स के कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स का और डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स का, जिनको एक ही पावर सोर्स से जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है या जिसमें फ़ील्ड जनरेट किया जाता है, राइट? इसको हम बस सेक्शन बोलते हैं या सेक्शन बोलते हैं। ओके। अब ये जो प्लेट वायर प्रेसिपिटेटर्स हैं, ये ईएसपीज़ हैं। इनमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड को 20,000 से लेकर 100,000 वोल्टेज का जो करंट है वो सप्लाई करते हैं। ठीक हो गया? और जो प्रिंसिपल है वो सभी का सेम है। ठीक हो गया? अब जब इसमें एक नई टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ, उसको बोलते हैं कोरोना, CORONA, कोरोना, राइट? और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अरेंजमेंट मैं बता रहा था इसकी, ये प्लेट वायर इलेक्ट्रोड है और अब प्लेट वायर ईएसपी है। ये जो एरो है वो शो कर रहा है कि गैस इसमें इन हो रही है और जो ब्लैक डॉट्स हैं वो पार्टिकुलेट मैटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वर्टिकल प्लेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है? ये रेड कलर में शो हो रही हैं और इसके बाद जो मेटल रॉड्स हैं या वायर्स हैं वो ब्लू कलर में शो की गई, ठीक है? और
जब यहाँ से गैस गुज़रेगी तो इनमें से इलेक्ट्रॉन चूँकि एमिट होते हैं, उससे ये पार्टिकुलेट मैटर चार्ज हो जाते हैं। आप देखें कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे इसके इन इलेक्ट्रोड से गुज़रने के बाद उसकी साइडों पे कुछ डॉट्स भी बने हुए हैं, तो मीन्स कि ये चार्ज हो चुका है। अब ऑपोज़िटली चार्ज प्लेट के साथ यहाँ पे स्टिक कर जाएगा और क्लीन गैस आगे गुज़र जाएगी। तो ये इसका अरेंजमेंट है, ठीक है? और मैं आपको जो बता रहा था फ़ील्ड किसे बोलते हैं, ये 2 मुकम्मल प्लेट्स ये वाली, ठीक है? और इनमें ये एक-एक जो है इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो ये एक इसको फ़ील्ड बोलते हैं। अगर यही जो प्लेट्स हैं इनकी लेंथ इससे ज़्यादा होती और इनमें एक से ज़्यादा ही वायर्स लगी होती हैं, तो तब भी ये एक फ़ील्ड कहलाता है। अभी इस केस में अ, ये बज़ाते खुद फ़ील्ड भी है और बज़ाते खुद ये बस सेक्शन भी है, क्योंकि इसमें एक ही वायर लगी हुई है, ठीक है? अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोड जो है डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो उतने ही आप कह सकते हैं कि बस सेक्शंस हो जाने थे, ठीक है? और अब इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नई टर्म जो है वो उसको हम बोलते हैं कोरोना, जो कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इसे कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। कोरोना डिस्चार्ज ये है कि ये गैस यहाँ पे आ रही है, इलेक्ट्रोड में से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, वो गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज़ करेंगे, ठीक है? ये इतना हाई वोल्टेज होता है कि चूँकि जो एयर है वो इंसुलेटर है और यकीनन जो अदर गैसेज़ हैं वो भी इंसुलेटर हैं। तो मीन्स कि यहाँ से इन इलेक्ट्रोड से पहले ये जो गैस है ये इंसुलेटर है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रोड से पास करेगी और इसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स की बम्बार्डमेंट होगी, तो वो हाई बम्बार्डमेंट जो है वो इसको गैस को आयोनाइज़ कर देते हैं। और इसके लिए जो प्रोसेस है उसका नाम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिके या इलेक्ट्रिकल डिके उसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिके से ये होता है कि जो गैस है वो बज़ाते खुद जो है वो कंडक्टर हो जाती है, ठीक है? और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं और वो चार्ज फिर आगे ट्रांसफ़र होता है पार्टिकुलेट मैटर को। अब ये जो इसको हम चार्ज बोलते हैं या आयोनाइज़ेशन बोलते हैं, ठीक हो गया? ये जो आयोनाइज़ेशन का प्रोसेस है जिसमें कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स चार्ज होते हैं या आयोनाइज़ होते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरोना। और जिस ज़ोन में ये हो रहे होते हैं उसे कोरोना ज़ोन बोलते हैं, ठीक हो गया? और इसमें अब ये है कि पार्टिकुलेट मैटर जहाँ से यहाँ से जब ये चार्ज होगा तो वो प्लेट के साथ स्टिक कर जाएगा और उसके बाद क्लीन गैस यहाँ से गुजरेगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कुछ लॉसेस हैं जो कि प्लेट वायर प्रेसिपिटेटर्स और जो दूसरे प्रेसिपिटेटर्स हैं उसमें जो है वो होते हैं। उनमें जो पहला है लॉस वो रैपिंग लॉस है। रैपिंग लॉस ये है कि प्लेट के ऊपर जो अकोमोलेटेड पार्टिकुलेट मैटर है उसको जैसे कि मैंने बताया कि उसको रिमूव तब किया जाता है जब उनकी जो डिपॉज़िट होके जो लेयर बनती है प्लेट के ऊपर, उसकी जो थिकनेस है वो 1/8 इंच से लेकर 1/4 इंच तक हो जाए। और ये भी फिर इंश्योर करवाया जाता है कि वो जब आप उसे रिमूव करें, तो वो लेयर की फॉर्म में ही नीचे हॉपर में या बॉटम में जो हॉपर है वहाँ पे एक्युमुलेट हो। क्योंकि अगर वो पार्टिकल फॉर्म में नीचे डिपॉज़िट होगा तो पार्टिकल ज़्यादा डिस्पर्स होंगे, तो जिससे वो दोबारा से गैस स्ट्रीम में ऐड हो जाएँगे। अब जबकि इसको लेयर फॉर्म में रखने के लिए आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको चार्ज किया जाता है। अब चार्ज करने के 2 मकसद हैं, एक तो ये है कि पार्टिकुलेट मैटर इस पे डिपॉज़िट हो, दूसरा ये कि जब डिपॉज़िट हो जाए तो फिर वो लेयर की फॉर्म में रहे। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आपने इसे रिमूव करते हैं तो जो पार्टिकुलेट मैटर कुछ जो है वो इसका चूँकि इसे हैमरिंग के ज़रिए से रिमूव किया जाता है, तो उसके ज़रिए से मैकेनिकल इफ़ेक्ट की वज़ह से कुछ पार्टिकुलेट मैटर है वो दोबारा से गैस स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, जिसको हम री-एंट्रेनमेंट बोलते हैं। दूसरा जो लॉस है वो उस और इस तरह के जो लॉसेस हैं वो आम तौर पे 12% जो है वो फ्लाई ऐश की सूरत में पार्टिकल्स जो है वो दोबारा मीन्स कि अगर आपने 100% या 90% पार्टिकुलेट मैटर रिमूव किए हैं तो उसमें आप देखेंगे 12% तक जो है वो दोबारा से ऐड हो सकते हैं। और ये आमतौर पे लॉसेस जो है ये फ्लाई ऐश की सूरत में होते हैं, ठीक है? दूसरा जो है जो लॉसेस हैं उसको हम स्नीकेज लॉस लॉस बोलते हैं। स्नीकेज मीन बाईपास लॉस। बाईपास इस तरह से है कि जो गैस इन इलेक्ट्रोड में से के दरमियान में से गुजरेगी उसमें से तो पार्टिकुलेट मैटर रिमूव हो जाएँगे। लेकिन चूँकि कुछ गैस जो है ये इलेक्ट्रोड के अराउंड में से यहाँ से बाईपास करके गुज़र जाती है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है? और उसकी वजह ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर केसिंग है, जैसे कि आप पीछे फिगर्स में जो स्लाइड नंबर 3 और 4 में देख चुके हैं, 3, 4 और 5 जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की फिगर्स दिखाई गई हैं।
ओपन सेक्शन दिखाया गया और कट थ्रॉट दिखाया गया। तो चूँकि इलेक्ट्रोड में से हाई वोल्टेज करंट गुज़र रहा होता है, ठीक है? और इसलिए जो केसिंग है और जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके दरमियान थोड़ी-सी क्लीयरेंस होती है और उस क्लीयरेंस में से कुछ गैस पास कर जाती है। जी, जिसकी वज़ह से उसमें से जो पार्टिकुलेट मैटर वो रिमूव नहीं होता है। उसको हम स्नीकेज लॉस बोलते हैं और ये तकरीबन 5 टू 10% जो है वो एफिशिएंसी जो लॉस है उसका बायस बनते हैं। अब जो थर्ड टाइप का लॉस है, वो रेज़िस्टिविटी है और रेज़िस्टिविटी जो है वो बैक कोरोना की वज़ह से होती है। इसको तफ़सीलन हम बाद में पढ़ेंगे और रेज़िस्टिविटी ये है कि ये इसको जो इलेक्ट्रोड को हम चार्ज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ये इसमें से करंट जो गुज़ारते हैं, एक तो मैंने बताया कि हम पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए और फिर उसको लेयर फॉर्म में रखने के लिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो करंट है इसके जो वोल्टेज है ये बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। इतना ज़्यादा होता है कि आयोनाइज़ेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे भी डेवलप होना शुरू हो जाता है इन बिटवीन द कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? तो जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब जब यहाँ पे आयोनाइज़ेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चार्ज जो पार्टिकुलेट मैटर है वो चार्ज हो जाएँगे या गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज होंगे। लेकिन वो ऑपोज़िटली चार्ज्ड होंगे। उसकी वजह ये है कि प्लेट जो है वो हमेशा ऑपोज़िटली चार्ज होती है डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड की निस्बत। तो ये जो है ऑपोज़िटली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी पार्टिकुलेट मैटर यहाँ से कोरोना ज़ोन से आगे जाएँगे, ये उनको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। ठीक है? या ये आके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएँगे। तो जिससे कि जो पार्टिकुलेट मैटर है चूँकि उनका चार्ज कम हो चुका होता है या बिल्कुल वो न्यूट्रल हो चुके थे होते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे रिमूव कलेक्ट नहीं होते और वो वैसे ही आगे पास कर जाते हैं। ठीक? और चूँकि ये ऑपोज़िट यहाँ पे इसको जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आयोनाइज़ेशन होती है उसको हम बैक कोरोना बोलते हैं और बैक कोरोना इसलिए बोलते हैं कि ये ऑपोज़िटली चार्ज जो पार्टिकल्स है वो जनरेट करता है, ठीक है? और दूसरा ये कि चूँकि जो पार्टिकुलर मैटर पहले से हम डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए से चार्ज कर चुके होते हैं, ये उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं या उसकी जो चार्ज है वो कम कर देता है। तो जिससे जिसको हम बोलते हैं कि वो रेज़िस्टिविटी है, ठीक है हो गया? और चूँकि दोबारा तो हम उसे चार्ज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं, वो रेज़िस्टिविटी की टर्म यूज़ करते हैं कि अब वो दोबारा से जो चार्ज है, वो नहीं लेगा। और सबसे ज़्यादा जो मेजर लॉस होते हैं एफिशिएंसी में, वो बैक कोरोना या रेज़िस्टिविटी की वजह से होते हैं, ठीक है? और अगर ये रेज़िस्टिविटी या बैक कोरोना जो है, ये आप देखें कि प्लेट का साइज़ जो है या इनकी जो लेंथ है, वो ज़्यादा हो, तो उस सूरत में बैक कोरोना बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और रेज़िस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है? और जिससे जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ईएसपी की वो कम हो जाती है। और अगर रेज़िस्टिविटी की आपको बात बताएँ तो इसकी रेज़िस्टिविटी जो है अगर 2 इंटू 10^11 ओम सेंटीमीटर से कम है, तो उस सूरत में जो है वो बैक कोरोना डेवलप नहीं होता, ठीक है? और अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो फिर बैक कोरोना जो है वो अफ़ेक्ट हो सकता है जो ओवरऑल आपके जो है ईएसपी की एफिशिएंसी जो है उसको कम कर सकता है। अब जो वायर प्लेट या प्लेट वायर की कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें कि इसमें जो उसकी डायमेंशंस जो हैं वो कुछ दी गई हैं कि जो डिस्चार्ज कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं उनके दरमियान जो फ़ासला है वो तकरीबन 8 टू 10 इंच का होता है। ओवरऑल जो हाइट है प्लेट की कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स की वो 30 से 40 फुट होती है और जो लेंथ है वो 25 टू 30 फुट होती है। लेंथ कम होती है निस्बतन हाइट ज़्यादा होती है। और जो गैस वेलोसिटी जिसके ज़रिए से गैस उसमें से फ्लो करवाई जाती है वो 1 टू 20 फीट पर सेकंड है। ठीक हो गया? और आमतौर पे जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे जो है वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं उसपे वोल्टेज कम रखा जाता है और उसके कम रखने की एक वजह ये है कि जो बैक कोरोना है वो कम से कम रहे। ठीक हो गया? और अ, दूसरा ये है कि अ, एक जो सेकंड प्रॉब्लम है
बैक कोरोना के अलावा वो ओज़ोन की फ़ॉर्मेशन भी हो जाती है, ठीक है? आमतौर पे ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स, इनमें बाज़ दफ़ा वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से ओज़ोन की फ़ॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ईएसपीज़ में आमतौर पे जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं, उनमें से पॉज़िट्रॉन्स को डिस्चार्ज किया जाता है और जो कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको नेगेटिवली चार्ज रखा जाता है, जिससे कि ओज़ोन जो है वो भी कम हो जाती है और जो बैक कोरोना है, उसका इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है, ठीक है? और जैसे कि आप पिछली फिगर में देख चुके हैं कि ये मिडल वाली जो प्लेट है वो उसकी दोनों साइड जो है वो इस्तेमाल होती हैं पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए और अदर देन आउटर प्लेट्स सिर्फ ये दो आउटर प्लेट्स जो होंगी उनकी एक-एक साइड एक्ट करेगी। कलेक्शन सरफेस या कलेक्शन इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ होगी जबकि इनर जितनी भी प्लेट्स आप इसमें लगाएँगे तो उनको हम क्या बोलते हैं उनके दोनों साइड्स जो हैं वो कलेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगी। अब आप देखें कि ये जो एक पैसेज बन रहा है ना इसको डक्ट बोलते हैं, डक्ट या फ्लो पैसेज, ठीक है? अब मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिकल फ़ील्ड या फ़ील्ड के बारे में बता दिया है, बस सेक्शन या सेक्शन के बारे में बता दिया है और डक्ट के बारे में बता दिया है। ये टर्मिनोलॉजीज़ आगे इसकी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होनी है, ठीक हो गया? अब वेट प्रेसिपिटेटर्स हैं, वेट प्रेसिपिटेटर्स आम तौर पे जो 3 मैंने आपको बताए हैं अ अ, एक ट्यूब टाइप जो ईएसपी है फ्लैट प्लेट ईएसपी या प्लेट वाले ईएसपी ये तीनों ड्राई भी हो सकते हैं ईएसपीज़ और ये वेट प्रेसिपिटेटर पे के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब वेट इन्हें इसलिए बोलते हैं कि हम जो कलेक्टेड पार्टिकुलेट मैटर है कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उनको रिमूव करने के लिए हम जो वॉशिंग का मैकेनिज़्म है वो वाटर यूज़ करते हैं। अब वाटर कंटीन्यूअसली भी यूज़ किया उस पे पोर किया जा सकता है या फिर इंटरमिटेंटली भी किया जा सकता है, ठीक है? वो लोकल जो कंडीशंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक? और लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि जो पहले मैंने टाइप्स बताई हैं उनमें ड्राई फॉर्म में पार्टिकुलेट मैटर कलेक्ट किया जाता है, तो उसको हैंडल करना आसान है। जबकि यहाँ पे चूँकि उसमें वाटर है तो वो स्लरी की फॉर्म में कलेक्ट होगा तो और उसकी जो केमिकल नेचर जो है वो टॉक्सिक होगी ज़्यादा। और इसलिए फिर उसकी को मैनेज करने के लिए या उसको डिस्पोज़ करने के लिए एडिशनल कॉस्ट जो है वो फिर वहाँ पे अ जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इट मीन्स कि वेट प्रेसिपिटेटर्स का डिसएडवांटेज एक वो ये है कि इसमें जो डिस्पोज़ल कॉस्ट है जो कलेक्टेड मटेरियल है वो ज़्यादा होती है निस्बतन बाकी प्रेसिपिटेटर्स के निस्बत, ठीक है? अब जो लास्ट और जो कि बड़ी यूनिक है ईएसपी वो 2 स्टेज है। और बाकी जितने भी टाइप्स जिनमें जो मेन है वो ट्यूबुलर है, फ्लैट प्लेट है या प्लेट वायर है। उसमें आप देखें कि जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स और कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है? और जबकि जो 2 स्टेज है इसमें थोड़ा-सा मैकेनिज़्म डिफरेंट है। इसमें पहले जो है वो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड आएँगे जैसे कि ये जो पहले 3 मैंने आपको बताए उनकी ये इस फिगर में जो टॉप अ फिगर है, वो आप देख सकते हैं ये मैकेनिज़्म होता है उनमें ख़ासकर जो प्लेट वायर है या फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में, ठीक है? और उसमें से भी जो प्लेट वायर है ये उसकी कंपोज़िशन जो है ये कॉन्फ़िगरेशन शो की गई है। जबकि जो बॉटम है फिगर का उसमें 2 स्टेज प्रेसिपिटेटर्स वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन शो की गई है कि पहले जो है वो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड आएँगे, उसके बाद जाके जो सेपरेट है वो कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स आते हैं, ठीक है? और अब इनमें आप देखें कि यहाँ पे दोनों टाइप ये जो यहाँ पे सर्कल बनाई गई हैं, ये वायर को शो कर रहे हैं, वायर का क्रॉस सेक्शन जो है। जबकि ये जो लाइन्स हैं ये प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मीन्स के 2 स्टेज प्रेसिपिटेटर में जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं वो वायर टाइप भी हो सकते हैं और प्लेट टाइप भी हो सकते हैं। ठीक हो गया और आम तौर पे ये जो 2 स्टेज प्रेसिपिटेटर्स हैं ये स्मॉलर साइज़ में होते हैं और इनडोर एप्लीकेशंस में ये आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक हो गया? और इसका एडवांटेज ये है कि चूँकि जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली या सेपरेटली प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम जो है वो गैस को मिलता है कि वो चार्ज हो सके, ठीक है? या उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है वो उसको ज़्यादा टाइम मिलता है कि वो चार्ज हो सके, जिससे उसकी जो रिमूवल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। और आमतौर पे 50
1000 एक्चुअल क्यूबिक फीट पर जो मिनट, और उससे जो लेस गैस फ्लो होगा उसके लिए जो है वो टू स्टेज प्रेसिपिटेटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और ये आमतौर पे हर तरह के खासतौर पे जो ऑयल मिस्ट वगैरह है, स्मोक है, फ्यूम्स है, और जो स्टिकी पार्टिकुलेट मैटर है उनको रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम ये टाइप्स थे इनकी। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जी। इनका जो प्रिंसिपल है वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का ये हम एज ए जनरल जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है। और ज़्यादातर इसमें जो है वो फोकस किया गया है जो प्लेट टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं वो, और ड्राई, नॉट वेट। तो इसमें आप देखेंगे ट्यूबलर जो है वो भी कंसिडर नहीं किए गए और यहाँ पे, और दूसरा ये कि जो वेट टाइप है वो भी नहीं है। तो मीन्स के ड्राई जिनका मैकेनिज्म है कलेक्शन का, और दूसरा ये कि जिसमें फ्लैट प्लेट्स जो है वो यूज़ की जाती है। अब वो फ्लैट प्लेट भी हो सकते हैं और प्लेट वाइज भी हो सकते हैं। ठीक, तो मीन दो टाइप्स हैं इसमें। ठीक है। मैं इसका जो प्रिंसिपल है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और बाकी ये है कि इनकी एफिशिएंसी जो है वो ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल दोनों से ज़्यादा है। और ज़्यादा होने की एक वजह ये है कि इसमें प्रेशर ड्रॉप कम है। और प्रेशर ड्रॉप कम होने की वजह ये है कि इसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको जो है टारगेट किया जाता है। जो गैस स्ट्रीम है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब देखें कि जब हम डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है तो सबसे पहले जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज़ होते हैं कोरोना ज़ोन में। वो फिर मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टिक करते हैं किसके साथ? पार्टिकुलर मैटर के साथ, और उसको चार्ज जो है वो असाइन करते हैं। सही है। अब चूंकि पार्टिकुलर मैटर का साइज जो है गैस मॉलिक्यूल की निस्बत बहुत ज़्यादा है, राइट? तो इसलिए गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो प्लेट जो कलेक्शन प्लेट्स है उसके साथ स्टिक नहीं करते, लिहाजा गैस स्ट्रीम अनअफेक्टेड रहती है। और पार्टिकुलेट मैटर का चूंकि साइज उससे ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा चार्ज आ जाता है। तो वो चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ऑपोजिटली चार्ज कलेक्शन प्लेट्स के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब चूँकि गैस स्ट्रीम इफ़ेक्ट नहीं होती, इससे जो प्रेशर है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। मीन्स कि प्रेशर ड्रॉप जो है वो कम से कम होता है। ठीक है? तो इसलिए जो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, वो कम से कम होती है, तो कॉस्ट निस्बतन कम हो जाती है। अब इसी वजह से इसका एक और फ़ायदा भी है कि कॉस्ट के अलावा कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक हो गया? और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 2 तरह के जो पार्टिकुलेट मैटर है वो मीन्स के लार्ज साइज़ के भी और स्मॉल साइज़ के जो पार्टिकुलेट मैटर है वो दोनों ही इससे रिमूव हो जाते हैं। ये अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहें एक पूरे सिस्टम के अंदर वो कहाँ होगी, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो ये कंबशन का प्रोसेस है, और ये बॉयलर भी हो सकता है, ये इंजन भी हो सकता है, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है? और उसमें से जो गैसेज़ एमिट हो रही हैं, और उसके बाद ये ईएसपी है यहाँ पे इंस्टॉल, और ईएसपी के में से गैस गुज़र के तो ये डिस्चार्ज जो स्टेक है चिमनी उसमें से एग्ज़िट कर जाती है या डिस्चार्ज हो जाती है, एमिट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं फ़ोर्स बैलेंस की। तो हम कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको रिकॉल करते हैं। आपको पता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स या गैस स्ट्रीम में पार्टिकुलेट मैटर फ्लो करता है तो उनके ऊपर जो सिंगल फोर्स एक्ट कर रही होती है वो जी ड्रैग फोर्स है, राइट? और आपको पता है कि जो ड्रैग फोर्स है वो पार्टिकल का जो डायमीटर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे जैसे साइज ग्रो करता है वैसे वैसे जो ड्रैग फोर्स है वो बढ़ती है। यहाँ पे एफ डी जो ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये डी जो है वो पार्टिकुलेट मैटर का डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया? अब अगर हम ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स की बात करें तो इस सूरत में जो ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही होती है वो पार्टिकुलेट मैटर का जो मास है उसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है?
और ख़ासकर उस सूरत में कि अगर पार्टिकुलेट मैटर की जो डेंसिटी है वो यूनिट हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द डेंसिटी, तो उस सूरत में जो पार्टिकुलेट मैटर का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ड्रैग फोर्स के। और इट मीन्स के जो मास है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? वॉल्यूम के। ठीक हो गया। आप देखें कि अ, अब उस पार्टिकुलेट मैटर को अगर आपने रिमूव करना है तो आपको एक्सटर्नल फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। ग्रेविटी सेटलर की सूरत में जो एक्सटर्नल फ़ोर्स है वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है यहाँ पे आप देखें कि उसको mg के ज़रिए से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। F जो है E ये एक्सटर्नल फ़ोर्स है और ग्रेविटी सेटलर के केस में ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है तो इसलिए mg, F इज़ इक्वल टू mg। यहाँ पे m मास है पार्टिकल का और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जबकि जो थर्ड फ़ोर्स इसमें एग्ज़िस्ट करती है वो बायोंस फ़ोर्स है, फ़ोर्स ऑफ बायोंसी है, ठीक है? और फ़ोर्स ऑफ बायोंसी की वज़ह से जो पार्टिकल है वो सस्पेंडेड फ़ॉर्म में गैस स्ट्रीम के अंदर रहता है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फ़ोर्स मिनिमम हो जाती है, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब हमें पता है कि जो मास है वो किसके इक्वल है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। अब यहाँ पे चूँकि स्टोक्स लॉ के केस में हम जो पार्टिकल सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं और स्फेरिकल शेप में कर रहे हैं। तो स्फेरिकल पार्टिकुलेट मैटर का जो वॉल्यूम है वो आप उसको 4/3 पाई इंटू डी/2 इंटू क्यूब ये इसके इक्विवेलेंट है। इस क्यूब को ओपन करेंगे तो आपके पास ये फ़ॉर्मूला इस सूरत में आ जाएगा रो 4/3 पाई/8 इंटू डी क्यूब इंटू जी। ठीक हो गए? तो ये वो एक्सटर्नल फ़ोर्स है अ, जो कि ज़रूरत पड़ती है ग्रेविटी सेटल की सूरत में पार्टिकुलर मैटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर की बात करें तो उस सूरत में जो एक्सटर्नल फ़ोर्स है जो पार्टिकुलर मैटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स है। और यहाँ पे एक्सटर्नल फ़ोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। और इसमें भी चूँकि स्फेरिकल है पार्टिकुलेट मैटर तो वॉल्यूम सेम आएगा और आपके पास ये फाइनल फार्मूला बन जाएगा जी रो इक्वल 4/3 पाई/8 डी क्यूब वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर के केस में है। अब पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करना है तो वो बैलेंस है रेजिस्टिंग फोर्स जो कि ड्रैग फोर्स है और दूसरी ग्रेविटी सेटलर के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल के केस में सेपरेटर के केस में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इन दोनों की जो रेशियो है ड्राइविंग फोर्स टू रेजिस्टिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्या है? ग्रेविटी फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल और रेजिस्टिंग फोर्स क्या है? ये ड्रैग फोर्स है। तो ये प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के, ठीक है? और डायमीटर के स्क्वायर के इसलिए कि आप देखें कि अ अ, जो ये मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर क्योंकि ग्रेविटी सेपरेटर के केस में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसके मास के, ठीक है? या उसका जो सरफेस एरिया है उसके इक्वल प्रोपोर्शनल है और सरफेस एरिया जो है वो फिर आगे प्रोपोर्शनल है डायमीटर के, ठीक है? और जबकि सेंट्रीफ्यूगल के केस में फ़ोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो फ़ोर्स प्रोपोर्शनल होगी डायमीटर के स्क्वायर के। तो जो रेशियो है असल में रेशियो तो FE ओवर FD जो है वो प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के। ठीक है? तो इट मीन्स कि अगर डायमीटर राइज़ करता है तो एक्सटर्नल फ़ोर्स जो है वो बढ़ेगी और अगर पार्टिकल साइज़ कम होता है तो उससे एक्सटर्नल फ़ोर्स जो है वो कम होगी लेकिन आप देखें कि डायमीटर का स्क्वायर है, जो रेशियो है वो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स कि जैसे डायमीटर कम होगा तो फ़ोर्स जो है वो बहुत रैपिडली फ़ॉल करेगी, ठीक हो गया? जो एक्सटर्नल फ़ोर्स है। तो यही वजह है कि जो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स हैं वो सिर्फ़ मैक्रो पार्टिकल जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, जबकि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो कम रिमूव होते हैं। और उसकी वजह ये है कि जैसे डायमीटर कम होता है तो एक्सटर्नल जो फ़ोर्स है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स है वो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ फ़ॉल करती है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की तो इस सूरत में जो ड्रैग फ़ोर्स है, वो अगेन प्रोपोर्शनल है डायमीटर के, अगर हम स्टोक्स लॉ की बात करें तो। लेकिन
अनलाइक ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स, इस सूरत में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्विवेलेंट है अ, जो फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसकी मल्टीप्लाइड बाई जो पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है जी, ठीक हो गया? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके डायमीटर के स्क्वायर के, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसकी अगर रेशियो लें, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का बैलेंस होगा ना, जो इसकी बेसिस पे देखेंगे कि नेट फोर्स कितनी बनती है। और नेट फोर्स अगर तो एक्सटर्नल फोर्स जो है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर वो डोमिनेट हुई तो पार्टिकल रिमूव हो जाएगा, ठीक? तो लिहाज़ा इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि एक्सटर्नल फोर्स है या ड्राइविंग फोर्स है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग फोर्स, ये प्रोपोर्शनल है डायमीटर के, ठीक? अब यहाँ पे जो नोटेबल चीज़ है वो ये कि जो मास है पार्टिकल का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर है, उसका साइज़ तय करेगा कि उसके ऊपर चार्ज कितना आना है। आम तौर पे जो स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल्स हैं, उन पे जो पार्टिकुलेट मैटर है, उसके ऊपर कम इलेक्ट्रॉन्स डिपॉज़िट होंगे या गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि आयोनाइज़र डिपॉज़िट होंगे। जबकि जैसे-जैसे साइज़ बढ़ेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होगा, तो उतने ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिपॉज़िट होंगे, ये आयोनाइज़्ड गैस मॉलिक्यूल्स डिपॉज़िट होंगे, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फैक्टर है, वो सरफेस एरिया है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर के केस में जो ड्राइविंग पैरामीटर था अदर देन जो कि डायमीटर को भी डोमिनेट करता है, वो था मास, जबकि यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है? तो अब सरफेस एरिया जो है, और जबकि सेंट्रीफ्यूगल के केस में वेलोसिटी है, ठीक? ग्रेविटी के केस में मास है, सेंट्रीफ्यूगल के केस में वेलोसिटी है। वेलोसिटी का चूँकि स्क्वायर है, तो इसलिए वो इन दोनों की जो रेशियो है वो डायो के स्क्वायर के इक्वल होती है। और जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इसमें जो डोमिनेंट में फैक्टर है पार्टिकल का, वो सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया जो है वो उसकी जो पावर है वो 1 है। तो इसलिए जब फोर्सेस की रेशियो होगी, एक्सटर्नल फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग फोर्स, तो ये प्रोपोर्शनल होगी डायमीटर की। नॉट स्क्वेयर्ड, नॉट क्यूब्ड। इसकी पावर होगी 1। तो मतलब यही हुआ कि डायमीटर जैसे राइज़ करेगा, वैसे-वैसे ज़्यादा चार्ज आएगा, वैसे-वैसे फोर्स बढ़ेगी। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी जो है वो मैक्रो साइज़ के पार्टिकल जो हैं उनको रिमूव कर सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिवली। अब जैसे-जैसे डायमीटर कन्वर्सली जैसे-जैसे डायमीटर कम होगा, चूँकि डायमीटर का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो इसलिए फ़ोर्स कम तो होगी, लेकिन उस रेट पे नहीं होती जो कि सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटी सेपरेटर्स की सूरत में होती है। तो इसलिए यही एक वजह है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो है और दे आर बेस्ट और दे आर फार बेटर देन अदर 2 टाइप्स अ, इन रिमूविंग द माइक्रो साइज़ पार्टिकल्स। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी? तो ये इसका एक कंपैरिज़न था। अब आप देखें कि अगर फ़ोर्स वाइज़ कंपैरिज़न देखा जाए तो अगर हम रेफ़रेंस रखें यहाँ पे ग्रेविटी सेटलर्स को या सेपरेटर्स को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर्स हैं वो फ़ोर्स जो जनरेट करते हैं वो 3000 टाइम्स है ग्रेटर दैन ग्रेविटी सेपरेटर्स। जबकि साइक्लोन सेपरेटर जो है वो 300 टाइम्स ज़्यादा फ़ोर्स जनरेट करते हैं कंपेयर टू ग्रेविटी सेटलर्स। और अगर हम इन 2 का कंपैरिज़न करें इलेक्ट्रोस ईएसपी का और साइक्लोन सेपरेटर का, तो आप देखें कि 10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा फ़ोर्स जनरेट करते हैं ईएसपीज़ कंपेयर टू साइक्लोन सेपरेटर्स। तो एक तो अ, ये है कि ए ये 2 फैक्टर्स यहाँ पे हमारे सामने आते हैं, मैं रीआइटरेट कर देता हूँ। ईएसपीज़ जो हैं वो मैक्रो और माइक्रो पार्टिकल इसलिए रिमूव करते हैं कि इसमें जो डोमिनेंट पैरामीटर है, जिसके ऊपर फ़ोर्स डिपेंडेंट होती है, वो सरफेस एरिया है, ठीक है? और सरफेस एरिया की वजह से जो फ़ोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है? तो दूसरा ये है कि हम फ़ोर्स जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि उन दोनों में हम एक्सटर्नल फ़ोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते, बल्कि वो मैकेनिकल जो मैकेनिज़्म है उसके ऊपर बेस करती है, ठीक है?
तो यही वजह है कि इलेक्ट्रो और दूसरा ये कि चूँकि उनमें ग्रेविटी और साइक्लोन के केस में जो फ़ोर्स है वो प्रोपोर्शनल है मास के और वेलोसिटी के, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे जब डायमीटर कम होगा, तो इसका मतलब है मास कम होगा, तो वो स्क्वायर के हिसाब से हो जाती है या वेलोसिटी कम होगी, ठीक है? तो डायमीटर जैसे कम होगा तो फ़ोर्स जो है वो ज़्यादा रैपिडली फ़ॉल करती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है। तो इसलिए वो माइक्रोस जो पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव नहीं कर सकते। हम ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में जो स्लाइड 19 से स्टार्ट करते हैं।